Yeah, good morning, student. I hope that you have read your poem, The Laburnum Top. Now, I am going to tell you about its summary. Poet is Ted Hughes, and he is describing a tree, laburnum tree, which is standing still and silent, and he has also described the atmosphere in which that laburnum top is described. The poem starts with a description of the laburnum top. The tree stands still and silent in the September afternoon, whose leaves have started yellowing एंड द सीड्स हैव फॉलन। यानी कि जो पोएम है उसके बिल्कुल फर्स्ट स्टेंजा में हमें लेबरनम टॉप के बारे में बताया गया है, जो साइलेंट है, स्टिल है, सितंबर का महीना है, आफ्टरनून का टाइम है, ऑटम सीजन है, क्योंकि जो पत्ते हैं वो येलो हो चुके हैं और उसके सीड्स गिर चुके हैं और धूप की रोशनी में वो जो येलो कलर का दिखाई दे रहा है। एक्चुअली इसके ऊपर जो फ्लावर्स होते हैं वो भी येलो कलर के ही होते हैं। Suddenly the silence of tree is broken at the arrival of goldfinch. She enters the thickness of the branches just like a lizard. वो कहते हैं कि अचानक से वहाँ पर गोल्ड फिंच यानी कि छोटा सा जो बर्ड होता है, सिंगिंग बर्ड है, वो वहाँ पर आता है बहुत तेज़ी से शोर करते हुए, और अचानक से वहाँ पर आता है और एक पेड़ की मतलब जो उस पेड़ के ऊपर बैठ जाता है और सभी जो एकदम से शोर मचाना शुरू कर देता है। शी एंटर्स द थिकनेस ऑफ द ब्रांचेज, वो इसके ब्रांचेज के अंदर चला जाता है, जस्ट लाइक ए लिजार्ड, एक लिजार्ड की तरह। यानी कि उसका कंपैरिजन किया गया कि जैसे लिजार्ड स्मूथ होती है वैसे ही ये भी स्मूथ थी, और ये एकदम से इसकी थिकनेस के अंदर एंटर करती है। एज शी अराइव्स द यंग वंस ऑफ द गोल्ड फिंच आर फिल्ड विद एक्साइटमेंट एंड स्टार्ट क्रिएटिंग नॉइज। जैसे ही वो थिकनेस यानी कि अपने नेस्ट में पहुंचती है तो जो गोल्ड फिंच के यंग वंस है यानी कि जो उसके बच्चे थे वो एकदम एक्साइट हो जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा शोर मचाना शुरू कर देते हैं। दे स्टार्ट चर्पिंग एंड फ्लटरिंग देयर विंग्स, वो चहचहाना शुरू कर देते हैं और वो अपने पंखों को फड़फड़ाना शुरू कर देते हैं, यानी कि उनके पंखों में भी कंपन शुरू हो जाता है। सो द होल ट्री कम्स अलाइव एंड इट ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, इसीलिए ऐसा लगता है जैसे कि पूरा का पूरा पेड़ था वो अलाइव हो गया। और अलाइव का मतलब था जिंदा होना, क्योंकि पहले क्या था, इसका क्या मतलब है, देखिए यहाँ भी अगर देखा जाए तो कंपैरिजन हो गया कि बिफोर द अराइवल ऑफ गोल्ड फिंच लेबरनम टॉप स्टैंड स्टिल एंड साइलेंट, एंड दैट मीन्स कि लाइक द डेड बॉडी, ऐसे जैसे कोई डेड बॉडी होती है वैसे वो बिल्कुल स्टिल खड़ा था, बिल्कुल क्वाइट था, साइलेंट था। लेकिन जैसे ही गोल्ड फिंच आती है इट बिकम्स अलाइव। अलाइव का मतलब कि ये बिल्कुल जिंदा हो जाता है। दैट मीन्स कि जो ये ट्री था उसके अंदर जो गोल्ड फिंच की एक्टिविटीज़ हैं वो एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस कर रही हैं। दैट मीन्स कि वो उसे भी एक्टिव बना रही हैं, इसीलिए जो पूरा का पूरा पेड़ है वो हिलने लगता है, वो थ्रिल हो जाता है। दस इट बिकम्स द इंजन ऑफ अर फैमिली, यानी कि जो गोल्ड फिंच है दैट इज़ लाइक जैसे किसी मशीन का इंजन होता है वैसे ही वो अपनी फैमिली का इंजन है। इट इज़ द इंजन ऑफ अर फैमिली, दैट मीन्स कि हेयर इज मेटाफर। शी फीड्स द यंग वंस एंड कम्स टू ए ब्रांच एंड शोइंग हर बारिड फेस, यानी कि वो जब अपने बच्चों को खाना खिला देती है तो उसके बाद दोबारा से वो पेड़ की टहनी पर बैठ जाती है, और जो उसका बारिड मतलब होता है स्ट्राइप्ड, यानी कि क्योंकि जो गोल्ड फिश थी वो येलो कलर का ही बर्ड होती है, इसलिए येलो कलर के पत्तों के बीच में, येलो कलर के फ्लावर्स के बीच में जो मतलब अभी गिरे नहीं थे, या जो येलो कलर का जो पेड़ था उसके ऊपर अगर येलो कलर की ही बर्ड होती तो शायद उसे आइडेंटिफाई करना मुश्किल था। इसीलिए जो उसकी स्ट्राइप्ड बॉडी थी, यानी कि उसकी बॉडी के ऊपर जो ब्लैक कलर के स्पॉट्स थे, धारियाँ बनी हुई थी, वो उसकी आइडेंटिफिकेशन के अंदर हेल्प करती हैं। फाइनली विद अ विसल चर्प शी फ्लाइज टुवर्ड्स द वास्ट स्काई लीविंग द ट्री वंस अगेन काम एंड क्वाइट। इसीलिए थोड़ी देर बाद वो बहुत आराम से सीटी जैसी चहचहाती हुई दूर, अनंत वास्ट होता है बहुत विशाल, बहुत बड़ा, वो विशाल आसमान में पेड़ को छोड़ते हुए चली जाती है और पेड़ दोबारा से क्वाइट और काम यानी कि बिल्कुल शांत हो जाता है।
मैंने इसमें आपको एक जो ग्लोसरी इसमें दी है, क्योंकि इसमें कुछ वर्ड्स ऐसे थे जैसे जो सॉरी ट्विचिंग होता है, अ स्मॉल नॉइज, यानी कि जैसे कि स्मॉल चर्पिंग लाइक साउंड्स में इसके अंदर शायद लिखने में कुछ है, आप इसको ठीक कर लीजिएगा। अ स्मॉल चर्पिंग लाइक साउंड। स्टार्टलमेंट होता है अमेजमेंट, यानी कि अमेजमेंट का हैरानी जिसे आप कहते हैं। स्लीक होता है स्मूथ। अब्रप्ट होता है सडनली अचानक। चीटरिंग होता है साउंड मेड बाय बेबी बर्ड्स, यानी कि जो बच्चे आवाज़ करने लगे थे जब गोल्ड फिंच पहुँचते तो उसके लिए चीटरिंग वर्ड यूज किया गया है। टर्मर होता है शेकिंग, हिलना। ट्रिलिंग होता है रिपीटेड हाई नॉट सिंगिंग, यानी कि बहुत तेज़ी से, मतलब जो आवाज़ें थी जैसे कोई गीत गाता है ऐसी आवाज़ें जो बार बार रिपीट हो रही थी। बारेड होता है स्ट्राइप्ड, यानी कि धारियाँ। नाउ देयर आर द पोएटिक डिवाइसेस। पोएटिक डिवाइसेस जो इसमें यूज किए गए हैं, फर्स्ट इज द सिमली। सिमली आपको बताया गया है जब एक थिंग को, यानी कि वन थिंग इज कंपेयर टू अनदर थिंग बाय द यूजिंग ऑफ वर्ड लाइक एंड एज, स्लीक एज ए लिजार्ड। Here is a simile. Metaphor, comparison between two things without the use of like and as. और a word is used to represent something else, यानी कि किसी वर्ड को हम यूज करते हैं जो किसी और चीज़ के बारे में बताता है, लेकिन कंपैरिजन जो वो किया जाता है उसमें लाइक और एज जैसे वर्ड नहीं होते। जैसे कि इंजन ऑफ अ फैमिली, यानी कि जैसे मशीन जो है वो इंजन के बिना काम नहीं कर सकती, उसकी फैमिली भी उनके बिना काम सर्वाइव नहीं कर सकती थी, इसलिए वो अपनी फैमिली का इंजन की तरह, मतलब उसको वहाँ पर कंपैरिजन दिया गया है। एलिट्रेशन क्या होता है? रिपीटिशन ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड इन टू और मोर कंजुगेटिव वर्ड्स। कंजुगेटिव यानी कि मोस्ट क्लोजली प्लेस्ड वर्ड, यानी कि जो वर्ड्स बिल्कुल पास पास रखे गए हैं उनमें जब कंसोनेंट साउंड रिपीट होती है तो एलिट्रेशन होता है, और पूरी पोएम में जब होता है तो कंजोनेंस होता है। तो यहाँ पर है सेप्टेम्बर सनलाइट, तो जो एस की साउंड है वो रिपीट हो रही है। अलर्ट एंड अप्रप्ट एंड अलर्ट, आ की जो साउंड है वो वहाँ पर जो है वो रिपीट हो रही है। ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, यानी कि जो टी की साउंड है वो वहाँ पर रिपीट हो रही है। नाउ देयर इज़ द ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया होता है कि जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं वो वैसे ही साउंड इफेक्ट को शो करता है। जैसे ट्विचिंग है, चर्प है, चीटरिंग है, दैट मीन्स कि ये सिमिलर साउंड इफेक्ट जो बर्ड्स की होती है उसी के लिए यहाँ पर यूज किया गया है। ट्रांसफर्ड एपिथेट, यानी कि व्हेन एडवर्ब इज ट्रांसफर टू अनदर नाउन, जिसके साथ लगनी चाहिए थी उसके साथ वो एडवर्ब ना लगाकर किसी और नाउन के साथ लगा दी जाए तो उसको हम ट्रांसफर्ड एपिथेट कहते हैं। हर बारेड फेस आइडेंटिटी मास्क, यानी कि जो उसका स्ट्राइप्ड फेस है वो किसी आइडेंटिटी मास्क की तरह है। सो द स्टूडेंट्स, आई एम आल्सो गिविंग you the question answer because there are only five questions in this poem and the question are very short, so I am also discussing it and you will write all the work in your fair notebook. That means कि first question जो है you will write your questions from your textual book and then फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द बिगिनिंग एंड द एंडिंग ऑफ द पोएम। शुरू में और आखिर में पोएम में क्या होता है कि द पोएट इज डिस्क्राइबिंग दैट इन द बिगिनिंग एंड एट द एंडिंग ऑफ द पोएम लेबरनम ट्री इज स्टैंडिंग क्वाइट एंड स्टिल, साइलेंट एंड स्टिल, यानी कि जो लेबरनम जो ट्री है वो पहले भी बिल्कुल मतलब साइलेंट था, स्टिल था, और आखिर में भी बिल्कुल काम था और वो स्टिल था, साइलेंट था। यानी कि स्टार्टिंग में और आखिर में जो लेबरनम ट्री है वो बिल्कुल किसी डेड को, यानी कि किसी डेड बॉडी की तरह या किसी डेथ को सिंबलाइज कर रहा है। टू व्हाट इज द बर्ड्स मूवमेंट कंपेयर, बर्ड की मूवमेंट किसके साथ कंपेयर की गई है? द बर्ड्स मूवमेंट इज कंपेयर टू लिजार्ड। What is the basis for the comparison? इस comparison का क्या कारण है? Because as the lizard was alert and abrupt in the same manner, the bird's movement is also alert and abrupt, and that's why when she arrived at the tree and moved to the thickness side of the branch
टू फीड हर यंग वंस, यानी कि उसी तरीके की जो मूवमेंट है वो तब स्टार्ट हो जाती है जो मतलब जैसे ही अलर्ट और अप्रप्ट जैसी जो मूवमेंट है, जब वो अपने बच्चों को फीड करने लगती है तो पूरा का पूरा जो ट्री होता है वो ट्रेम्बल्स करता है, वो थ्रिल्स करता है। तो इसका मतलब जो उसकी मूवमेंट है वो बिल्कुल लिजार्ड की तरह थी। वाई इज द इंजन, इमेज ऑफ द इंजन इवोक्ड बाय द पोएट, पोएट ने यहाँ पर इंजन की इमेज को क्यों लिया गया है? एज द इंजन इज द सोर्स टू रन अ मशीन, द बर्ड इज कंपेयर टू द इंजन एज शी इज द फीडर ऑफ हर फैमिली। क्योंकि जैसे इंजन जो है, इंजन के बिना मशीन नहीं चलती, इंजन जो है वो ऐसा सोर्स है जिसकी कारण जो मशीन है वो वर्कआउट करती है। तो ऐसे जो बर्ड है वो अपनी फैमिली के लिए इंजन है, क्योंकि वो अपनी फैमिली के लिए फीडर है, यानी कि उन्हें खाना खिलाने वाला है। एज अ मशीन कैन नॉट वर्क विदाउट एन इंजन, हर फैमिली कैन नॉट लास्ट विदाउट हर, यानी कि उसकी जो फैमिली है वो उसके बिना सर्वाइव नहीं कर सकती। वट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट द पोएम, पोएम के बारे में आपको सबसे अच्छा क्या लगता है? आई लाइक द कंपेरिजन ऑफ द स्टेट ऑफ द ट्री बिफोर एंड आफ्टर द गोल्ड फिंच बर्ड अराइव्स एंड इट मेक्स द डेथ लाइक ट्री अलाइव, यानी कि वो कहते हैं कि ये कंपेरिजन की गोल्ड फिंच बर्ड जब तक नहीं आई थी उससे पहले भी वो स्टिल एंड साइलेंट था, और उसके जाने के बाद भी वो स्टिल एंड साइलेंट था। दैट मीन्स कि जो कंपैरिजन है कि पहले कैसा था और उसके आने के बाद कैसा था, तो उनके बीच में जो दोनों ही मोमेंट के बीच में कंपैरिजन है, आई लाइक दैट कंपैरिजन द मोस्ट। What does the phrase her buried face identity mask mean? The phrase means that the bird's face because हर आइडेंटिटी एंड सिंबल ऑफ द रिकॉग्नाइजेशन, यानी कि इस फ्रेज का ये मतलब है कि जो बर्ड का फेस है वो इज शोइंग, यानी कि वो उन जो स्ट्राइप्ड है उनकी वजह से वो आइडेंटिफाई हो पा रहे हैं, यानी कि जो फ्रेज है वो सिंबलाइज कर रहा है, वो आइडेंटिफिकेशन दे रहा है कि उस बर्ड की पहचान इसीलिए है क्योंकि जो बर्ड का फेस है वो उसकी वजह से ही अलग से रिकॉग्नाइजेशन में आ रहा है, यानी कि उसे आइडेंटिफाई किया जा रहा है। सो द स्टूडेंट्स यू विल राइट ऑल द वर्क इन योर फेयर नोटबुक। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।